हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, दैट इज कॉकरोच। सो फार मैंने क्या क्या डिस्कस कर लिया था इन द प्रीवियस क्लास। मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द कॉकरोच बताया था। थोड़ा सा मैंने आपको एक्स्ट्रा भी चीजें बताई थी कि किस तरह से एक्चुअली में सर्कुलेशन होता है, सिस्टोल के समय क्या होता है, डायस्टोल के समय क्या होता है। राइट, ये सब भी बातें आपको बताई गई थी। उसके बाद से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये भी हम लोग कवर कर चुके थे। राइट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली दो सिस्टम्स। वन इज यू कैन से एक्सक्रीटरी एंड द सेकेंड वन इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैं थोड़ा सा चीजें एक्स्ट्रा भी बताऊंगी क्योंकि हमें कोई भी भरोसा नहीं है, 100% हम श्योर नहीं है कि एनसीईआरटी का ही चीज हमेशा आएगा, है ना। हो सकता है कि कुछ चीजें, है ना, 10% एनसीईआरटी से बियॉन्ड भी आ जाए। तो इसीलिए हमें 10% से 20% एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा हमेशा प्रिपेयर करके रखना चाहिए। बिकॉज यू नो कि नीट के अंदर कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए हम लोगों को कोई भी ऐसा यू कैन से मौका नहीं देना है जिसमें हम लोगों को कोई से भी चूक हो। हम लोगों को अपनी तैयारी जो है वो मुकम्मल रखनी है, पूरी तरह से हमें पुरजोश की तैयारी करनी है ताकि हम लोग जरूर सक्सेसफुल हो, है ना। तो उसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉकरोच का। तो जो प्रीवियस क्लास हुआ था उसमें मैंने बताया था कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है कॉकरोच का वो पुअरली डेवलप्ड है, वो ओपन टाइप है ना। और वो जो है गैसेस का ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको याद होगा मैंने बताया था कि गैसेस का ट्रांसपोर्ट वो नहीं करता है। इसीलिए क्या होता है, गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए जो पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना है उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड है। राइट, इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड है। काफी अच्छी तरह से डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम इनमें पाया जाएगा। और इन ऑर्डर टू कंपनसेट, है ना, द पुअरली डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है जो कि पुअर डेवलप्ड है इन केस ऑफ कॉकरोच, उसको कंपनसेट करने के पास इनके पास क्या होता है, वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। तो वो लाइन भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। ओके, क्या बोला मैंने बच्चों, टू कंपनसेट विथ द poorly developed to compensate with the poorly developed circulatory system, पुअरली डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम को कंपनसेट करने के लिए, ठीक है, जो कॉकरोचेस है ना, जो कॉकरोच होते हैं, कॉकरोचेस होते हैं, अंडरस्टूड, दे हैव वेल डेवलप्ड, उनके पास बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड क्या प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। समझ में आया कि नहीं। इन ऑर्डर टू कंपनसेट विद द पुअरली डेवलप्ड यू कैन से सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि आपको पता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है गैसेस का ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड था जिसको हम हीमोलिम्फ बोल रहे थे, वो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट का ट्रांसपोर्ट करता है, हॉर्मोन्स का, शुगर का ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन आपको याद होगा जो हीमोलिम्फ था, जो ब्लड था कॉकरोच का, वो गैसेस का ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा था। तो गैसेस की ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनके पास वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। और जैसे हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर जो हवा होती है, जो एयर होती है, उसका जो एंट्री है, उसका जो प्रवेश द्वार है, वो क्या होता है, नॉस्ट्रल्स होता है। राइट, नॉस्ट्रल्स होता है। उसी प्रकार से जो कॉकरोच है उसमें जो एयर है ना, जो हवा है, इट enters through a structure जिसको हम क्या बोल रहे होते हैं, स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स आर एक्चुअली बिहेविंग एज नॉस्ट्रल्स ऑफ द कॉकरोच, है ना। स्पाइरिकल कैसे काम कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली एक्टिंग एज नॉस्ट्रल्स, है ना, किसका, कॉकरोच का। अगर आपसे क्वेश्चन आया कि कौन नॉस्ट्रल ऑफ द कॉकरोच की जैसा काम कर रहे हैं, सो योर आंसर विल बी स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स जो है वही एक्ट कर रहे होते हैं किसके थ्रू, एज अ नॉस्ट्रल ऑफ द कॉकरोच। और ये जो स्पाइरिकल्स होते हैं इसका नंबर कितना है, 20, यानी 10 पेयर्स। स्पाइरिकल्स कितने होते हैं, 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से कि दो पेयर स्पाइरिकल्स जो है, टू पेयर्स जो स्पाइरिकल्स के हैं वो कहाँ होंगे, वो थोरैक्स में होंगे। अंडरस्टूड। और बाकी जो रिमेनिंग 8 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स हैं वो कहाँ होंगे, एब्डोमेन में होंगे। यानी कि इनका जो हेड रीजन है ना, कॉकरोच की बॉडी में 3 पार्ट्स होता है ना, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। इनका जो हेड रीजन है उसमें कोई भी स्पाइरिकल नहीं है। यानी हेड जो है, इट इज नॉट प्लेइंग एनी सिग्निफिकेंट रोल इन यू कैन से रेस्पिरेशन। अंडरस्टूड और नॉट। ये जो थोरैसिक स्पाइरिकल्स होंगे दे आर लार्जर, ये लंबे होंगे, ये बड़े होंगे। और यू कैन से जो आपके एब्डोमेन के स्पाइरिकल्स होंगे दे आर स्मॉलर। इज दिस क्लियर और नॉट। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए।
और ये जो स्पाइरिकल्स हैं, सारी के सारे स्पाइरिकल्स जो है दे आर प्रेजेंट ऑन द लैटरल साइड। प्लीज रिमेंबर, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो आपका डॉर्सल स्क्लेराइट होता है उसको हम टर्गाइट बोलते हैं, है ना। डॉर्सल साइड में जो काइटिन का प्लेट होता है उसको टर्गाइट बोल रहे थे, याद करिए। जो वेंट्रल साइड में होता है उसको स्टर्नाइट बोल रहे थे, और जो लैटरल साइड में होता है उसको हम प्लूराइट बोल रहे हैं, है ना। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये टर्गाइट हो गया, ये स्टर्नाइट हो गया, और ये दोनों जो है वो प्लूराइट हो गए। तो सारे के सारे जो स्पाइरिकल्स हैं वो लैटरल साइड में प्रेजेंट होंगे। प्लीज रिमेंबर दिस, ऑल स्पाइरिकल्स ऑन द प्लूरॉन या प्लूराइट, ऑल स्पाइरिकल्स, जितने भी स्पाइरिकल्स हैं, ठीक है, 10 के 10 पेयर्स, ठीक है, याद रखना है ऑन प्लूरॉन। प्लूरॉन को क्या बोलते हैं, व्हाट इज प्लूरॉन? प्लूरॉन इज द लैटरल स्क्लेराइट, है ना। तो जितने भी आपके यू कैन से आपके मतलब कॉकरोच की यहाँ पे बात हो रही है, जितने भी इनके पास स्पाइरिकल्स होंगे वो लैटरल साइड ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होंगे, lateral side of the body. All the spiracles are present on the lateral side of the body, and the spiracles are guarded by valves. ये जो spiracles है, ठीक है, जो nostrils है cockroach का, they are actually guarded by, they are guarded by valves. वो किससे गार्ड हो रहे हैं? They are guarded by valves. Is this clear? This much is clear or not? Tell me. इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? बताओ। इसको थोड़ा नीचे कर देती हूँ, ये एनसीईआरटी के लाइन्स है जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी ये चीज, है ना। इसको अभी के लिए थोड़ा नीचे कर देते हैं। देखो हमारा मेन मोटो ही है कि मैं जब पढ़ाती हूँ तो एनसीईआरटी जरूर रीड कराती हूँ ताकि आपको एक एक लाइन एनसीईआरटी की समझे, और मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लिख के ही लाती हूँ ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रेंथन हो सके और पूरी क्लैरिटी के साथ आपको चीजें समझ में आए। तो मैं इसीलिए आपको एक्स्ट्रा लिखवाती हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? तो सारे के सारे स्पाइरिकल्स हैं जो कि वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, लैटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं, याद रखना है। जैसे मान लीजिए ये आपका इस तरह से है, जैसे मान लो ये फर्स्ट यू कैन से थोरैसिक सेगमेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है ना। तो फर्स्ट और सेकंड थोरैसिक सेगमेंट के बीच में, याद रखना, फर्स्ट और सेकंड थोरैसिक सेगमेंट के बीच में यहाँ पे एक स्पाइरिकल हो गया, है ना। ये देखो, ये मान लो ये स्पाइरिकल हो गया फर्स्ट और सेकंड के बीच में। फिर सेकंड और थर्ड यू कैन से थोरैसिक सेगमेंट के बीच में दूसरा स्पाइरिकल हो गया। तो आपको याद है ना कि यू कैन से टू पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स आर प्रेजेंट इन द थोरैक्स। तो जैसे मान लीजिए ये थोरैक्स अगर है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो थोरैक्स में फर्स्ट और सेकंड थोरैसिक सेगमेंट के बीच में आपका एक स्पाइरिकल है, वन मतलब वन पेयर एक्चुअली दोनों साइड होगा, और सेकंड और थर्ड यू कैन से सेगमेंट के बीच में वन पेयर ऑफ स्पाइरिकल है। तो इस तरह से ये जो ओपनिंग्स है स्पाइरिकल्स है वो आपके प्रेजेंट होते हैं। उसी प्रकार से एब्डोमेन में भी प्रेजेंट होगा, याद रखना है। और एक और चीज मैं बता देती हूँ, ये एनसीईआरटी नहीं बोल रही है, क्या है वो चीज की जो फर्स्ट और थर्ड पेयर ऑफ स्पाइरिकल है। फर्स्ट पेयर ऑफ स्पाइरिकल कहाँ होगा? ऑब्वियसली थोरैक्स में होगा। और थर्ड पेयर ऑफ स्पाइरिकल कहाँ होगा? एब्डोमेन में होगा ना, बताओ, क्योंकि थोरैक्स में तो टू ही पेयर ऑफ स्पाइरिकल है। यस और नो? तो जो फर्स्ट थोरैसिक यू कैन से स्पाइरिकल है और फर्स्ट एब्डोमिनल स्पाइरिकल है, फर्स्ट एब्डोमिनल स्पाइरिकल को हम अदरवाइज कौन सा स्पाइरिकल बोलेंगे? थर्ड पेयर ऑफ स्पाइरिकल बोलेंगे ना। जाहिर सी बात है, थोरैक्स में दो ही पेयर स्पाइरिकल के प्रेजेंट है, तो जो थर्ड पेयर ऑफ स्पाइरिकल होगा वो एब्डोमेन का फर्स्ट पेयर ऑफ स्पाइरिकल होगा ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि थोरैक्स का जो फर्स्ट पेयर ऑफ स्पाइरिकल है और एब्डोमेन का भी फर्स्ट पेयर ऑफ जो स्पाइरिकल है वो हमेशा ओपन होता है, और वो बेसिकली यू कैन से एक्सपीरेशन में रोल प्ले करता है, सांस को बाहर निकालने में रोल प्ले करता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि फर्स्ट एंड थर्ड पेयर ऑफ स्पाइरिकल, है ना, एब्डोमेन का जो स्पाइरिकल है फर्स्ट पेयर, वो अगर टोटल में गिनती कर किया जाए तो कौन सा स्पाइरिकल होगा? थर्ड। यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखना है, ये जो स्पाइरिकल्स है, these spiracles they are basically guarded by walls. walls का क्या काम होता है भाई? प्रिवेंट करते हैं बैकवर्ड फ्लो, है ना, एयर के बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करेंगे। आप लोगों को पता होगा बच्चों ये चीज। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जो फर्स्ट एंड थर्ड पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स है, फर्स्ट एंड थर्ड पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया एनसीईआरटी से। या यू कैन से इसको और किस लाइन से हम लोग लिख सकते हैं, या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट थोरैसिक and first abdominal, first thoracic and first abdominal pair of spiracles, pair of spiracles, first you can say thoracic और first abdominal pair of जो spiracles है,
दे आर ऑलवेज ओपन, ये हमेशा जो है क्या होंगे, खुले होंगे, है ना। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, यू शुड बी नोइंग दिस, बट है ना, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो सपोज, तो उसमें जो उनका टेस्ट होता है ना, जो उनका टेस्ट होता है, मैं नाम नहीं लूंगी उनके टेस्ट के, उसमें ये सब क्वेश्चंस थोड़े एक्स्ट्रा पूछे ही जाते हैं उनके मॉड्यूल के बेस्ड, है ना, क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो वो उससे आपका प्रिपरेशन बेस्ट हो जाएगा। सो मेरे लेक्चर से आप कहीं भी मिस आउट नहीं करोगे, आप किसी भी ब्रांड के साथ एसोसिएटेड अगर हो भी, तो भी आपको जो मैं नॉलेज दे रही हूँ मोर देन एनफ होगा उनके किसी भी टेस्ट को क्लियर करने के लिए। तो मैंने क्या बताया कि फर्स्ट और थर्ड पेयर जो स्पाइरिकल का है, या हम कह सकते हैं फर्स्ट थोरैसिक और फर्स्ट एब्डोमिनल पेयर जो स्पाइरिकल का है, वो हमेशा खुला होगा और वो वॉल्व से गार्डेड नहीं होगा, नॉट गार्डेड बाई वॉल्व्स, वो वॉल्व से क्या होंगे, गार्डेड नहीं होंगे, है ना, दे हैव नो वॉल्व्स यू कैन से, एंड यू कैन से दे हेल्प इन एक्सपीरेशन। वो क्या करते हैं बेसिकली, किसमें रोल प्ले कर रहे होते हैं, सांस को बाहर निकालने में रोल प्ले कर रहे होते हैं, एक्सपीरेशन में रोल प्ले कर रहे होते हैं। आपको एक और चीज याद रखने की जरूरत होगी, पता होना चाहिए एटलीस्ट, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इट कैन बी रिस्पायर्ड आउट थ्रू द क्यूटिकल ऑल्सो, जो काइटिन में होता है ना उनका, आपको मालूम है कि जो काइटिनस एक्सोस्केलेटन है इनके पास, और काइटिन में अगर प्रोटीन जोड़ दिया जाए, काइटिन के अगर अंदर प्रोटीन जोड़ दिया जाए तो उसको क्यूटिकल बोलते हैं, या क्यूटीन बोलते हैं एक्चुअली, है ना, क्यूटीन बोलते हैं। तब उसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्यूटिकल के थ्रू या फिर यू कैन से काइटिन के थ्रू भी हो सकता है, अंडरस्टूड। एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कैन अकर, या यू कैन से अकर्स थ्रू काइटिन, काइटिन के थ्रू जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो हो सकता है, या यू कैन से क्यूटिन। समझ में आ गया कि नहीं। तो काइटिन या क्यूटिन के थ्रू जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है उनमें आपका किसका, कौन से गैस का एक्सचेंज की यहाँ पे बात हो रही है, ऑक्सीजन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी रेस्पायर्ड आउट थ्रू द काइटिन ऑल्सो। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर। अगर हम लोग डायग्रामेटिकली इसको समझना चाहें तो देखो इसको मैं समझाती हूँ। देखिए जैसे मान लो ये आपके क्या है, सेगमेंट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे सेगमेंट्स के बीच बीच में क्या प्रेजेंट होंगे, ये जैसे मान लो दिस इज द स्पाइरिकल, ये क्या प्रेजेंट हो गया, ये स्पाइरिकल प्रेजेंट हो गया, है ना। तो लेट मी लेबल इट। तो जैसे मान लो ये क्या हो गया, दिस इज द स्पाइरिकल, समझ में आ गया कि नहीं, स्पाइरिकल प्रेजेंट हो गया। अब स्पाइरिकल जो है ये ओपन करता है एक लार्ज चैम्बर में, है ना, स्पाइरिकल जो है इट ओपन्स इनटू अ लार्ज चैम्बर। ये जो लार्ज चैम्बर है जिसमें स्पाइरिकल ओपन करता है, जैसे हम लोगों में क्या होता है बच्चों, ह्यूमंस में क्या होता है, नोस्ट्रिल्स के थ्रू एयर जो है वो एंटर करता है और वो फिर जाता है नेजल चैम्बर में। उसी प्रकार से कॉकरोच में जब एयर एंटर करता है स्पाइरिकल्स के थ्रू, तो वो कहाँ जाता है, इट गोज इनटू अ चैम्बर, जिसको हम क्या बोल रहे होते हैं, इसको हम बोल रहे होते हैं एट्रियम, है ना, और या फिर इसको हम बोल रहे होते हैं ट्रैकियल चैम्बर, ट्रैकियल चैम्बर बोल रहे होते हैं। और ये जो स्पाइरिकल है इसके अंदर जैसे हमारे नोस्ट्रल्स में हेयर होता है, वैसे ही इनमें क्या होता है, ब्रिसल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ब्रिसल्स प्रेजेंट इन ऑर्डर टू ट्रैप द सॉइल और अदर यू कैन से डस्ट पार्टिकल्स। समझ में आया कि नहीं। तो इनके स्पाइरिकल में ब्रिसल प्रेजेंट होते हैं जैसे कि हमारे नोस्ट्रल्स में हेयर प्रेजेंट होते हैं। तो एट्रियम के अंदर जो है वो स्पाइरिकल से एयर जाएगा जिसको हम ट्रैकियल चैम्बर के नाम से भी जानते हैं, अंडरस्टूड और नॉट। क्योंकि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है कॉकरोच का उसको कैसा सिस्टम बोलते हैं, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है कॉकरोच का, है ना, उसको हम कैसा सिस्टम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रैकियल सिस्टम। समझ में आया, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें ट्रैकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है, प्लीज रिमेंबर दिस। बाकी जो आर्थ्रोपोडा यू कैन से फाइलम के ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें अलग अलग चीजें भी प्रेजेंट होती हैं रेस्पिरेशन के लिए। जैसे आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा, बुक गिल्स प्रेजेंट होता है किसमें, लाइम्यूलस में, है ना, लाइम्यूलस जिसको किंग क्रैब बोलते हैं उसमें बुक गिल्स प्रेजेंट होता है रेस्पिरेशन के लिए। उसके बाद से बुक लंग्स भी प्रेजेंट होता है ना। बुक लंग्स किसमें प्रेजेंट होता है, जो स्कॉर्पियन होते हैं या फिर यू कैन से जो स्पाइडर होते हैं, है ना, उसमें स्कॉर्पियन में या फिर स्पाइडर में जो कि क्लास यू कैन से एरिथ्मिडा से बिलोंग करते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा में जो क्लास एरिथ्मिडा है उससे बिलोंग करते हैं, उनमें बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद से गिल्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है फाइलम आर्थ्रोपोडा के कई सारे मेंबर्स में,
जिसको हम बोलते हैं ब्रांचियल रेस्पिरेशन। मैंने फ्रॉग में भी पढ़ाया था आपको। ब्रांचियल रेस्पिरेशन का मतलब है रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, और ये किसमें प्रेजेंट होता है? जो क्रस्टेशियन क्लास होती है, जैसे कि प्रॉन्स हो गया, क्रैब्स हो गया, उनमें गिल्स के माध्यम से रेस्पिरेशन होता है। समझ में आया बच्चों? लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कॉकरोच में कैसे रेस्पिरेशन होता है, तो आपको बुक गिल्स, बुक लंग्स, ब्रांचियल ये सब नहीं लिखना है, ये सब भूल जाना है। उस समय आपको सिर्फ लिखना है कि कॉकरोच में ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली ट्रैकिया प्रेजेंट होगा, ट्रैकियल चैम्बर्स प्रेजेंट होंगे। अब ये जो ट्रैकियल चैम्बर्स है, ये फर्दर आपके क्या होते हैं? फर्दर इस प्रकार से डिवाइड होते हैं, लाइक दिस। देखो, इनकी फिर से ब्रांचिंग होती है ना, इनकी फिर से इस तरह से ब्रांचिंग होती है, आप देख सकते हो। और ये जो ब्रांचिंग हुई है ना, ये जो ब्रांचिंग हुई, 1 सेकेंड, एक सेकेंड, है ना, ये जो इनकी ब्रांचिंग हो रही है, देखिए यहाँ पे ये जो ब्रांचिंग हो रही है, ठीक है, ये जो इनकी ब्रांचिंग हो रही है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? ब्रांचेस को, इसको हम बोल रहे हैं ट्रैकिया। इसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्रैकिया। इज दिस क्लियर? तो स्पाइरेकल के थ्रू जो एयर है वो एंटर किया, उसके बाद वो गया ट्रैकियल चैम्बर में, फिर वो डिवाइड किया ट्रैकिया में। अब ट्रैकिया फर्दर डिवाइड करेगा ट्रैकियोल्स में। ट्रैकिया किसमें फर्दर डिवाइड करेगा बाबू? ट्रैकियोल्स में। जैसे मैं एक ट्रैकिया को ट्रैकियोल्स में डिवाइड करके दिखाती हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका डिवाइड हो गया किसमें फर्दर? ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ट्रैक्यूल्स। ये जो स्ट्रक्चर बना, इसको हम क्या बोल रहे हैं? 1 सेकेंड, इसको हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ लिख देती हूँ। ये जो स्ट्रक्चर, इसको बोल रहे हैं हम ट्रैक्यूल्स। ट्रैक्यूल्स के लेवल पे यू कैन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। तो सबसे पहले स्पाइरेकल, फिर ट्रैकियल चैम्बर, फिर ट्रैकिया, फिर ट्रैक्यूल्स। और ये जो ट्रैक्यूल्स है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द बॉडी सेल्स। ये ट्रैक्यूल्स कॉकरोच के सारे बॉडी सेल्स के पास जाता है, सारे के सारे टिश्यूज के पास जाता है। तो ये जो ट्रैक्यूल्स है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द बॉडी सेल्स, और यू कैन से टिश्यूज। सारे के सारे बॉडी सेल्स और टिश्यूज में ये ट्रैक्यूल्स जो है वो फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। यस और नो? तो ट्रैकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन इनमें प्रेजेंट है। आपको याद रखना है, ये जो स्पाइरेकल है, स्पाइरेकल विल ओपन इनटू अ लार्ज चैम्बर, जिसको हम एट्रियम बोल रहे होते हैं, यस, या ट्रैकियल चैम्बर बोल रहे होते हैं। इज दिस क्लियर? एंड अ नेटवर्क ऑफ ट्रैक्यूल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर इंटायर बॉडी। और जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, है ना, किसके किसके बीच में एक्सचेंज होगा गैसेस का? द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल अकर बिटवीन दीज ट्रैक्यूल्स एंड द बॉडी सेल्स। जैसे मान लो यहाँ पे अगर यू कैन से कोई बॉडी सेल है, यहाँ पे कोई बॉडी सेल है ना, ये कॉकरोच का कोई सेल है। तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है ट्रैक्यूल्स के बीच में और सेल के बीच में, वो कौन से प्रोसेस से हो रहा है? वो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से हो रहा है। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? तो यहाँ पे ये सब जो चीजें हैं मैं मेंशन कर रही हूँ, है ना। थोड़ा सा हो सकता है मेरे लेक्चर में आपको टाइम ज्यादा लगे, मैं चाहूँ तो आपको शॉर्टकट के थ्रू भी बता सकती हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है। एज अ टीचर मुझे लगता है कि मैं कोई भी तरह से कोताही नहीं करूं, और जितना हो सके आपको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन और नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं। समझ में आया क्या बोला मैंने? इनमें ट्रैकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन है, जो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। और जो स्पाइरिकल्स है, ठीक है, स्पाइरिकल्स क्या है? नोस्ट्रल्स है कॉकरोच का, एंड दे आर ओपनिंग, दे ओपन इनटू अ लार्ज चैम्बर। उस लार्ज चैम्बर को हम क्या बोल रहे हैं? उस लार्ज चैम्बर को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? उस लार्ज चैम्बर को हम बोल रहे हैं ट्रैकियल चैम्बर, या यू कैन से एट्रियम। उस लार्ज चैम्बर को हम क्या बोल रहे हैं? एट्रियम बोल रहे हैं, या फिर उस लार्ज चैम्बर को हम क्या बोल रहे हैं? ट्रैकियल चैम्बर बोल रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? जो स्पाइरिकल्स है दैट एक्चुअली ओपन्स इनटू अ लार्ज चैम्बर, जिसको हम ट्रैकियल चैम्बर या फिर एट्रियम के नाम से जान रहे हैं। एंड अ नेटवर्क ऑफ, कई सारे नेटवर्क होंगे किसके? हम लोग लिख सकते हैं कि अ नेटवर्क ऑफ ट्रैक्यूल्स, नेटवर्क होंगे किसके? ट्रैक्यूल्स के। एंड दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये ट्रैक्यूल्स कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? द ट्रैक्यूल्स आर एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है बताओ? इन देयर एंटायर बॉडी। ये जो नेटवर्क ऑफ ट्रैक्यूल्स है, ये पूरे के पूरे बॉडी में, है ना, क्या है? फैले हुए हैं। और पूरे के पूरे बॉडी सेल्स में ट्रैक्यूल्स के थ्रू एयर जो है वो पहुंच रहा है। अंडरस्टूड? और एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो रहा है बच्चों? ट्रैक्यूल्स और बॉडी सेल्स के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, वो डिफ्यूजन प्रोसेस से हो रहा है, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से हो रहा है, यानी ये पैसिवली हो रहा है बेसिकली।
है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है, ठीक है, इट अकर्स बिटवीन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स बिटवीन किसके किसके बीच में, ट्रैक्यूल्स, exchange of gases occurs between tracheoles and body tissues या cells, है ना, and body cells या tissues by diffusion, या you can say simple diffusion. Is this clear? By simple diffusion. I hope I am very clear. बताइए मुझे, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन भी बताऊंगी। आई नो ये सब चीजें जो है एनसीईआरटी नहीं बोल रही है ना, बट एज अ नीट स्टूडेंट कुछ चीजें एक्स्ट्रा आपको पता होनी चाहिए। अगर आप चाहो तो इसको स्किप कर देना, लेकिन मेरा मुझे लग रहा है कि मुझे बताना चाहिए एज अ टीचर, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इनका जरूर बताऊंगी। मैकेनिज्म ऑफ, यू कैन से ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इनकी कैसी है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्चुअली में कैसा हो रहा है। तो आपको मालूम है जो ब्रीदिंग होती है उसमें दो प्रोसेस होता है, एक जिसके थ्रू हम सांस अंदर लेते हैं जिसको हम इंस्पिरेशन या इनहेलेशन बोलते हैं, और दूसरा जिसके थ्रू हम सांस बाहर फेंकते हैं जिसको एक्सपिरेशन या एक्सलेशन बोलते हैं। यस और नो। तो यहाँ पे इनके पास टर्बो स्टर्नल मसल प्रेजेंट होती है, समझ में आया कि नहीं। टर्बोस्टर्नल मसल जो है वो प्रेजेंट होती है इनके सारे एब्डोमिनल सेगमेंट में, समझ में आया कि जो कि हेल्प करती है इनको ब्रीदिंग में। सो आई कैन मेंशन कि टर्बोस्टर्नल मसल, टर्बोस्टर्नल मतलब टर्गम क्या होता है, डॉर्सल स्क्लेराइट, और स्टर्नम क्या होता है वेंट्रल स्क्लेराइट। तो डॉर्सल से वेंट्रल साइड तक एक्सटेंड करने वाली एक मसल होती है जो मैं अभी डायग्रामेटिकली आपको बताऊंगी, वो इनको यू कैन से रेस्पिरेशन में मदद कर रही होती है। तो टर्बोस्टर्नल मसल जो है ना, प्रेजेंट इन ऑल, प्रेजेंट इन ऑल, ठीक है, ऑल दी abdominal, प्रेजेंट इन ऑल दी abdominal segments, ठीक है। टर्बोस्टर्नल मसल जो है इट इज प्रेजेंट इन ऑल द एब्डोमिनल सेगमेंट्स, जो कहां से एक्सटेंड कर रही है, विच एक्सटेंड्स फ्रॉम, जो एक्सटेंड कर रही है, विच एक्सटेंड्स फ्रॉम टर्गम टू स्टर्नम, जो कहां से कहां तक एक्सटेंड कर रही है, फ्रॉम टर्गम, है ना, डॉर्सल स्क्लेराइट टू स्टर्नम दैट इज वेंट्रल स्क्लेराइट। इज दिस क्लियर, टेल मी, यहां तक बच्चों समझ में आया बात। देखो नहीं भी समझ में आया होगा तो डायग्रामेटिकली मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए क्या हो रहा है ना, मैंने क्या बोला आपको मैं समझा रही हूँ। जैसे मान लीजिए टर्गम है ना, डॉर्सल साइड का स्क्लेराइड को हम क्या बोल रहे थे बताओ, डॉर्सल साइड में जो काइटिन का प्लेट बना हुआ था या प्रेजेंट था उसको हम क्या बोल रहे थे, टर्गम बोल रहे थे ना। और वेंट्रल साइड में जो था उसको हम क्या बोल रहे थे, वेंट्रल स्क्लेराइड को क्या बोल रहे थे, स्टर्नम बोल रहे थे। अब यहाँ पे टर्गम से स्टर्नम तक क्या होता है ना कि कुछ मसल्स जो है वो रन कर रहे होते हैं लाइक दिस। देखिए ये टर्गम से स्टर्नम तक मसल रन कर रहे हैं लाइक दिस। इज दिस क्लियर, टर्गम टू स्टर्नम ये मसल्स जो है दे आर एक्चुअली एक्सटेंडिंग, और ये जो मसल है जो कि टर्गम से स्टर्नम तक एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, इन मसल को हम क्या बोल रहे होते हैं, वी कॉल इट टर्बो स्टर्नल मसल। इस मसल्स को हम क्या बोल रहे होते हैं, टर्बो स्टर्नल, ठीक है, मसल। टर्गम से स्टर्नम तक जो मसल एक्सटेंड कर रहा है उसको हम टर्बो स्टर्नल मसल बोल रहे हैं। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर, समझ में आया कि नहीं। अब इनमें क्या हो रहा है, जब ये सांस देखो, आपको मालूम होगा कि एयर जो है इट मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, है ना। एयर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, हाई से लो प्रेशर में होता है। ये सबको पता है कि नहीं पता है। देखिए क्या बोला मैंने, एयर जो है, देखो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, एयर जो है, एयर मूव्स, ठीक है, फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर, हाई टू लो प्रेशर, एयर जो है वो मूव कर रहा होता है हाई से लो प्रेशर की तरफ। इज दिस क्लियर। अब इंस्पिरेशन के समय क्या हो रहा होता है, देखिए पहले मैं समझा दूं, इंस्पिरेशन के समय क्या हो रहा होता है कि जो टर्बो स्टर्नल मसल ये रिलैक्स कर जाती है। रिलैक्स होंगी तो क्या होगा, ये और ज्यादा बड़ी हो जाएंगी, है ना। रिलैक्स करने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आप सोते हो तो आप रिलैक्स करते हो, तो आप क्या करते हो, अगर आप बैठते हो तो आप कम जगह लिए हो, और रिलैक्स करते हो सोते हो तो आप ज्यादा जगह ले रहे हो ना, ऐसे समझो सिंपल लैंग्वेज में। तो जब टर्बो स्टर्नल मसल रिलैक्स करती हैं
तो और वो इस तरफ जाती है, ये उधर जाएगा, ये वाला इस साइड जाएगा, यस और नो। तो ये जो बॉडी कैविटी है ना, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, यस और नो। व्हेन द टर्बोस्टेर्नल मसल रिलैक्सेस, व्हाट हैपेंस, ये इधर मूवमेंट होता है और इधर इधर मूवमेंट होता है, तो इसकी वजह से बॉडी कैविटी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, यस और नो। अगर बॉडी कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, अंदर में जो प्रेशर है वो घट जाएगा, यस और नो। वॉल्यूम जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अंदर में अगर वॉल्यूम बढ़ गया है ना, तो प्रेशर अंदर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट? अब अंदर में, इन साइड में, शरीर के अंदर कॉकरोच के प्रेशर जो है वो कम है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसके तुलना में, उसके कंपैरिजन में ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में एयर जो है वो मूव करेगा, तो इसीलिए एटमॉस्फेयर से जो एयर है दैट विल मूव इनसाइड द बॉडी ऑफ द कॉकरोच एंड इंस्पिरेशन विल बी अचीव्ड। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? क्या बोला मैंने आपको, फिर से मैं यहाँ पे लिखवा दे रही हूँ, इसको और नीचे एक्चुअली करना पड़ेगा, 1 सेकेंड, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, जस्ट गिव मी सम टाइम। देखो अब मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, देखो बहुत इजी है समझना, है ना, हार्ड नहीं है ये सब चीज, भले एक्स्ट्रा है लेकिन दिस इज नॉट हार्ड। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या हो रहा है एक्चुअली, इंस्पिरेशन के समय क्या हो रहा है, इंस्पिरेशन में मसल रिलैक्स की ना, तो रिलैक्सेशन ऑफ मसल इज अ पैसिव प्रोसेस। तो हम लोगों के अपोजिट है, हमारा इंस्पिरेशन कैसा है, ह्यूमंस में इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस है ना, ह्यूमन के केस में इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस है। क्योंकि आप लोग को जब मैं ब्रीदिंग पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं बताऊंगी कि हमारे इंस्पिरेशन के समय क्या होता है, कि जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन कॉकरोच में अपोजिट होता है हम लोगों से, इनमें इंस्पिरेशन पैसिव है और एक्सपीरेशन जो है वो एक्टिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस मतलब कि कोई एटीपी एक्सपेंडिचर नहीं होगा, एटीपी का यहाँ पे खर्चा नहीं होगा, है ना, मसल रिलैक्स कर रहा है, अंडरस्टूड। तो ड्यूरिंग यू कैन से इंस्पिरेशन क्या हो रहा है, अभी जस्ट मैंने बताया कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज्यादा रहेगा ना, किसके कंपैरिजन में ज्यादा रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अभी जस्ट बताया मैंने, बॉडी कैविटी के प्रेशर से, प्रेशर ऑफ बॉडी कैविटी कम रहेगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा, तभी तो इंस्पिरेशन होगा ना, तभी तो एयर जो है वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगी, यस और नो। तो उस कंडीशन में क्या होता है एक्चुअली, तो उस समय इंस्पिरेशन के समय कॉकरोच में जो टर्बो स्टर्नल मसल है वो रिलैक्स करेगा, है ना, टर्बो स्टर्नल मसल रिलैक्सेस, टर्बो स्टर्नल मसल क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, इट रिलैक्सेस, रिमेंबर, प्लीज रिमेंबर दिस। उसकी वजह से बॉडी कैविटी वॉल्यूम इंक्रीजेस, टर्बो स्टर्नल मसल रिलैक्स किया तो क्या हुआ, बॉडी कैविटी की जो वॉल्यूम है, अभी जस्ट मैंने बताया, इट इंक्रीजेस, मैं चाहूँ तो अभी बोल के भी छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के लिखवा रही हूँ इस होप के साथ कि मेरे साथ आप लिख रहे होंगे, समझ में आया कि नहीं। तो इन साइड जो प्रेशर है, अंदर की तरफ जो प्रेशर है, अगर कैविटी बढ़ी है, वॉल्यूम बढ़ा है, तो अंदर जो प्रेशर है वो घटेगा। तो हम यहाँ पे क्लियरली लिख सकते हैं कि इनसाइड जो प्रेशर है इट डिक्रीजेस, है ना, इनसाइड जो प्रेशर है वो क्या हो गया, कम हो गया, है ना, डिक्रीजेस। एंड एयर जो है इट रशेस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, एयर जो है वो क्या हुआ, एयर जो है इट रशेस, एयर जो है उसने वो रश किया, कहाँ से रश किया, फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ, टू इनसाइड, एयर जो है इट इज रशिंग फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड, और उसकी वजह से व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग बच्चों, की इंस्पिरेशन इज अचीव्ड, यानी इंस्पिरेशन के समय जो टर्बो स्टर्नल मसल है जो कि टर्गम से स्टर्नम तक एक्सपैंडेड है या एक्सटेंडेड है, वो एक्चुअली में रिलैक्स कर रहा होता है, जिसकी वजह से बॉडी कैविटी की वॉल्यूम जो है वो बढ़ती है, प्रेशर अंदर घटता है, और अंदर अगर प्रेशर सॉरी अंदर अगर प्रेशर कम है और एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा है, और एयर जो है हमेशा मूव करेगा हाई टू लो प्रेशर में, तो आपको पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ज्यादा है तो एटमॉस्फेयर का जो एयर है वो कॉकरोच के शरीर के अंदर मूव करेगा, और उसी समय यू कैन से इंस्पिरेशन विल बी अचीव्ड। अब इंस्पिरेशन के समय जो बॉडी कैविटी का वॉल्यूम है, जैसे मान लो ये बढ़ के इतना हो गया है, अब जब इनको एक्सपीरेशन करना है
तो व्हाट विल हैपन, ये जो टर्बो एक्सटर्नल मसल ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब जब टर्बो एक्सटर्नल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो जैसे ही वर्ड कॉन्ट्रैक्शन आता है वैसे ही एटीपी का एक्सपेंडिचर होगा, और उसको हम बोलेंगे एक्टिव प्रोसेस। यानी इनमें जो एक्सपिरेशन है वो एक एक्टिव प्रोसेस है। अब जैसे ही बच्चों क्या बोला मैंने कि ये टर्बो एक्सटर्नल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो उसकी वजह से जो इनका यू कैन से बॉडी कैविटी है वो फिर से यहाँ चला आएगा, है ना। टर्बोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर इनका जो यू कैन से वॉल्यूम है ना, बॉडी कैविटी का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। टर्बो एक्सटर्नल मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से बॉडी कैविटी की जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी। अगर बॉडी कैविटी की वॉल्यूम जो है वो कम हो गई, ऑब्वियसली तो प्रेशर बढ़ जाएगा अंदर, है ना। वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर अंदर बढ़ा। अब अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर में प्रेशर जो है वो सब एटमॉस्फेरिक हो गया। सब एटमॉस्फेरिक मतलब हो गया बिलो, नॉट सब एटमॉस्फेरिक सॉरी, बाहर का जो यू कैन से प्रेशर है वो क्या हो गया आपका, कम हो गया, है ना। किसके कंपैरिजन में कम हो गया, बॉडी कैविटी के प्रेशर के कंपैरिजन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो गया। अब अंदर जो है शरीर में, जो कॉकरोच के शरीर के अंदर का प्रेशर ज्यादा है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम है, तो एयर हाई से लो प्रेशर में मूव करेगा। यानी शरीर से, कॉकरोच के शरीर के अंदर से जो एयर है वो बाहर की तरफ मूव कर जाएगा, और उस समय क्या होगा, एक्सपिरेशन विल बी अचीव्ड। और एक्सपिरेशन में मसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इसीलिए एक्सपिरेशन जो है वो एक्टिव प्रोसेस कहलाएगा। समझ में आ गया कि नहीं बच्चों। तो मैंने ये थोड़ा एक्स्ट्रा था, लेकिन मुझे लगा कि आपको समझाना जरूरी है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। तो मैंने क्या बोला आपको कि ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन के समय, ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, और एक्सपिरेशन इनमें कैसा प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस। समझ में आ रहा है इनमें एक्सपिरेशन कैसा प्रोसेस है, एक एक्टिव प्रोसेस है एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन मतलब सांस बाहर फेंकना। यस और नो, इज दिस क्लियर, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो इस समय क्या हो रहा है बच्चों की, जो टर्बो एक्सटर्नल मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यस, टर्बो एक्सटर्नल मसल। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा गया टर्बो एक्सटर्नल मसल किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, आप बोलोगे रेस्पिरेशन में रिस्पॉन्सिबल है, ब्रीदिंग में रिस्पॉन्सिबल है। और अगर आपसे पूछा गया अलारी मसल किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आप बोलोगे सर्कुलेशन में रिस्पॉन्सिबल है। अलारी मसल मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो ये इस समय क्या करता है, टर्बो एक्सटर्नल मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। समझ में आया कि नहीं, टर्बो एक्सटर्नल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है ना। इसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, बॉडी कैविटी का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया, है ना। बॉडी कैविटी वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, डिक्रीजेस, बॉडी कैविटी के जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गए। तो अंदर का जो प्रेशर है, इनसाइड प्रेशर इंक्रीजेज, यस और नो। इनसाइड जो प्रेशर है, अंदर जो प्रेशर है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो वी कैन मेंशन इनसाइड प्रेशर, ठीक है, इंक्रीजेस। अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ा। अब अंदर जब प्रेशर बढ़ा तो एयर जो है, एयर इट रशेस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। एयर रशेस, अंदर जब प्रेशर ज्यादा है तो हाई से लो प्रेशर में ही तो मूवमेंट होगा एयर का। तो एयर जो है ये क्या हो रहा है बच्चों, इट रशेस फ्रॉम इनसाइड, अंदर से, ठीक है, बाहर की तरफ, इनसाइड टू आउटसाइड। इज दिस क्लियर, टेल मी। इनसाइड टू आउटसाइड मूव करेगा एयर, और उसके वजह से व्हाट इज हैपनिंग, एक्सपिरेशन इज अचीव्ड। उसकी वजह से क्या होगा, एक्सपिरेशन जो है इट इज अचीव्ड। इज दिस क्लियर, टेल मी। कितनी बातें आपको समझ में आई, बताओ मुझे, कितनी बातें समझ में आई। यस, टेल मी, बताओ मुझे, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी आई थिंक। एक और आपको चीज बता देती हूँ मैं, ये भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है लेकिन यू शुड बी नोइंग, है ना। यहाँ पे मैं नोट करके एक चीज लिखवा देती हूँ कि स्पेशल टाइप ऑफ सेल जो है इट इज अटैच टू द हार्ट वॉल। ठीक है, ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताना मैं भूल गई थी इसलिए आज लिखवा रही हूँ। आगे वैसे मैं बताऊंगी फिर से। तो स्पेशल टाइप ऑफ यू कैन से सेल इज अटैच्ड टू हार्ट वॉल। हार्ट की वॉल से एक स्पेशल प्रकार का सेल जो है वो चिपका हुआ होता है, और उस स्पेशल टाइप ऑफ सेल को हम बोलते हैं नेफ्रोसाइट। वो जो स्पेशल तरह का सेल चिपका हुआ है हार्ट के वॉल से, उस सेल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उस सेल को हम बोलते हैं नेफ्रोसाइट। समझ में आ रहा है कि नहीं। एंड ये जो सेल है, ठीक है, ये जो नेफ्रोसाइट है, इट हेल्प्स टू रेगुलेट, इट हेल्प्स टू रेगुलेट हार्ट बीट रेट, है ना, HBR, दैट इज हार्ट बीट रेट ऑफ द कॉकरोच। हार्ट बीट कितना होता है कॉकरोच का, मैंने प्रीवियस क्लास में ही बताया था,
49 to 50 टाइम्स पर मिनट, है ना। हार्ट बीट रेट को रेगुलेट करने में हेल्प करेगा, 49 टू 50 यू कैन से टाइम्स होता है हार्ट बीट, ठीक है, पर मिनट। इज दिस क्लियर? और ये जो नेफ्रोसाइट है, इट इज इन्वॉल्व इन स्क्रीशन ऑल्सो, ये स्क्रीशन में भी रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करेगा, है ना। और तुम्हारा एनसीईआरटी इसका रोल में स्क्रीशन में ही लिख रहा है, उसमें वो हार्ट बीट रेगुलेशन में लिख ही नहीं रहा है। तो स्क्रीशन तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी तो लिख ही रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? इतनी बातें आपको समझ में आई? अब चलो हम लोग एक बार एनसीईआरटी रीड करते हैं बच्चों, तब आपको अब अच्छे से एनसीईआरटी समझ में आएगी। एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है रेस्पिरेशन से रिलेटेड, लेकिन क्या पता क्वेश्चन आ जाए। तो चलो पढ़ते हैं। द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, दैट ओपन्स थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स, जिसको हम स्पाइरिकल्स बोलते हैं। कितने स्पाइरिकल्स है? 20। एग्जाम में आपको ध्यान रखना, एग्जामिनर चालाकी से 10 देगा एक ऑप्शन में, एक में 20 देगा, तो 10 नहीं होता, 10 पेयर्स होते हैं। 10 पेयर्स का मतलब 20 विल बी द करेक्ट आंसर। Understood? इसमें दो two pairs in the thorax, 8 pairs in the abdomen, paired present on the lateral side of the body. अभी just मैंने बताया, all spiracles are present on which side? Lateral side of the body, pleuron में present होंगे। Thin branching tubes, जिसको tracheal tubes बोलते हैं, सब divided into tracheoles. अभी just मैंने बताया, carry oxygen from the air to all the parts of the body. The opening of the spiracle is regulated by sphincters, है ना। Valves लिखा है मैंने, valve भी correct word है, लेकिन अगर तुम्हारा एनसीईआरटी इंस्टिंक्चर वर्ड यूज कर रहा है, तो हम लोग भी इंस्टिंक्चर वर्ड ही लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी को हम लोग फॉलो करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग इसको इंस्टिंक्चर ही लिख देते हैं, चलिए इसको इंस्टिंक्चर्स ही लिख देते हैं, वर्ड नहीं लिखते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे आगे हम लोग पढ़ेंगे, अब इंस्टिंक्चर वहां पे कर लीजिएगा आप, ठीक। एक्सचेंज ऑफ जो गैसेस है, गैसेस का जो एक्सचेंज है, दैट टेक प्लेस एट ट्रैक्यूल्स, है ना, ट्रैक्यूल, और यू कैन से बॉडी सेल्स के बीच में जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है, वो कौन से प्रोसेस से हो रहा है? डिफ्यूजन के प्रोसेस से हो रहा है। इज दिस क्लियर? यहाँ तक जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई हैं आपकी? बताओ मुझे, यस और नो, टेल मी। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जो सिस्टम पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम हम लोग अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना कॉकरोच। अंडरस्टूड? तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें, आपको मैंने जब डाइजेस्टिव सिस्टम बताया था, तो उसमें एक चीज बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन के अलावा, एब्जॉर्प्शन के अलावा, एक्सक्रीशन में भी रोल प्ले करता है ना। अब इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, उसमें क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे? व्हाट इज द मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर? पहले आपको ये पता होना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इंसेक्टा क्लास में आता है ना, इट बिलोंग्स टू क्लास इंसेक्टा। तो इसमें जो मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होगा बच्चों, वो कौन होगा? दैट इज मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। मेन एक्सक्रीशन करने के लिए जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा इनके पास, उसको क्या बोलेंगे हम? वी आर कॉलिंग इट मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। समझ में आया कि नहीं? इनमें मालफिजियन ट्यूब्यूल्स जो है, that is the main structure for the purpose of excretion. अब ये मालफिजियन ट्यूब्यूल ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया था, फिर से बता देती हूँ, कोई बात नहीं। मालफिजियन ट्यूब्यूल जो है, ये आपके 100 से 150 होते हैं नंबर में, है ना। और ये किस कलर के होते हैं? येलो होते हैं, ठीक है, येलो कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? पतले होते हैं, धागेदार होते हैं, जिसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम फिलामेंटस। दे आर थिन एंड फिलामेंटस। अंडरस्टूड? उसके अलावा ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर एक्चुअली प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ, दे आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ, ये सब बातें हो चुकी हैं ऑलरेडी एलिमेंट्री कैनाल जब मैंने पढ़ाया था तब। जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट, मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन के पास 100 से 150 येलो थिन फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम मालफिजियन ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। और इसका क्या काम होता है? ये क्या करते हैं बेसिकली? ये अब्सॉर्ब करते हैं, यू कैन से नाइट्रोजीनियस वेस्ट, कहाँ से? हीमोलिम्फ से। और वो उसको क्या करते हैं? बेसिकली एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहे होते हैं। तो दे आर एक्चुअली हेल्पफुल इन एक्सक्रीशन, है ना। ये क्या कर रहे हैं? दे आर हेल्पफुल इन एक्सक्रीशन, ये एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। एक्सक्रीशन में इनका क्या है? मेन रोल है। तो ये एक्सक्रीशन में मदद कर रहे होते हैं। कैसे मदद कर रहे होते हैं, ये मैं अभी आपको बताऊंगी। और ये जो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स है, they are actually lined by two types of, you can say, cells या epithelium. यहाँ पे I can mention
कि जो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स जो हैं, दे आर लाइंड बाय, एक तो इनके पास होता है ग्लैंडुलर इपिथेलियम और दूसरा इनके पास होता है सीलिएटेड इपिथेलियम। तो दो प्रकार का इपिथेलियम है ना, जिससे कि ये लाइंड है, सीलिएटेड इपिथेलियम एंड ग्लैंडुलर इपिथेलियम। जहां भी सीलिया प्रेजेंट होगा इसका मतलब मूवमेंट होगा, कहीं ना कहीं वो मूवमेंट में रिस्पॉन्सिबल है। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पे देखो बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे समझ, पहले आप समझिए, यहाँ पे देखो, सपोज ये जो कॉकरोच है उसका ये आपका मिडगट है ना, दिस इज द मिडगट और द यू कैन से पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना। और उसके बाद से शुरू हो रहा है क्या? हाइंड गट इज ब्रॉडर देन द मिडगट। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था एलिमेंट्री कैनाल में। हाइंड गट जो है इट इज ब्रॉडर देन द मिडगट। देखो कुछ कुछ चीजें मैं पहले का भी बता रही हूँ ताकि आपको चीजें याद रहें। और इसी के जंक्शन पे येलो फिलामेंटस स्ट्रक्चर इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, जो कि 100 से 150 इन नंबर होते हैं, है ना। अब 100 से 150 तो नहीं बनाऊंगी यहाँ पे। और ये जो स्ट्रक्चर है इनको हम क्या बोल रहे होते हैं? इनको हम बोल रहे होते हैं मालफिजियन ट्यूब्यूल। इसको हम क्या बोल रहे होते हैं? मालफिजियन ट्यूब्यूल बोल रहे होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम अगर एक मालफिजियन ट्यूब्यूल में आपको समझाऊं, है ना, एक मालफिजियन ट्यूब्यूल में अगर आपको एक्सप्लेन करूं, है ना, डायग्रामेटिकली, तो जैसे सपोज दिस इज द यू कैन से मिडगट अगेन, ये हो गया मिडगट पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का, कॉकरोच का। और उसके बाद से हो गया ये क्या? दिस इज द हाइंड गट, हाइंड गट। तो अगर हम लोग बात करें इनका मालफिजियन ट्यूब्यूल के बारे में, तो यहाँ पे इस प्रकार से मालफिजियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। ऐसे 100 से 150 मालफिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन अभी मैं एक मालफिजियन ट्यूब्यूल के बारे में बात करूंगी। यस और नो? क्योंकि इसका फंक्शन मुझे आपको समझाना है। दिस इज सपोज द मालफिजियन ट्यूब्यूल and this malphizian tubule is lined by two types of epithelial cells. One is glandular, जो कि एक्चुअली में हेल्प करता है टू एब्जॉर्ब द नाइट्रोजीनियस वेस्ट। यस, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? वी आर कॉलिंग इट ग्लैंडुलर इपिथेलियम। ये जो मैंने बनाया अभी, ये आपकी ग्लैंडुलर यू कैन से सेल्स है, ग्लैंडुलर सेल्स है। और उसके बाद से यानी या फिर इपिथेलियम है। और उसके बाद उनके पास क्या होता है? इस प्रकार से ऐसे सीलिया प्रेजेंट होती है। सीलिया का क्या काम होता है भाई? दे आर हेल्पफुल इन मूवमेंट, मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे सीलिया प्रेजेंट होता है। और इसको क्या बोल रहे हैं हम? सीलिएटेड इपिथेलियल सेल्स। ये जो सीलिया वाला सेल प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? वी आर कॉलिंग इट सीलिएटेड सेल्स, सीलिएटेड cells. Is this clear or not? So Malpighian tubule is lined by two types of cells, glandular epithelial and ciliated epithelial cells. Is this clear? Ciliated epithelial cells. अब यहाँ पे क्या होता है? बाकी जगहों पर इनके पास क्या प्रेजेंट होगा? ब्लड, है ना। इनके पास जो ब्लड है वो प्रेजेंट होगा बाकी जगह पर। जैसे मान लो यहाँ पे जो है वो ब्लड प्रेजेंट है, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ब्लड। हर जगह पे उनका ओपन स्पेस जो भी होगा वहां पे ब्लड प्रेजेंट है। एंड ब्लड इज कॉल्ड हीमोलिम्फ। और हीमोलिम्फ वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, आयंस, वेस्ट मटेरियल आल्सो। यस और नो? तो जो वेस्ट मटेरियल है वो इस हीमोलिम्फ में प्रेजेंट है। यस और नो? ये जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट, दे आर प्रेजेंट इन द हीमोलिम्फ। और ये जो वेस्ट बेसिकली प्रेजेंट है, इट इज द स्पिटरी वेस्ट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पोटाशियम यूरेट। ये एनसीईआरटी नहीं लिख रही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, है ना। फिर से मैंने बोला कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, मेरे पे ट्रस्ट रखो। कुछ बच्चों को लगेगा मैं बहुत ज्यादा पढ़ा रही हूँ, लेकिन मेरे पे ट्रस्ट रखो। और आप एग्जाम के ऊपर भरोसा बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हो हमेशा कि इजी ही पेपर आएगा। वैसे भी अभी पेपर के जो क्राइटेरिया वो तो टफ हो गए हैं, लेंदी आ रहे हैं। फिजिक्स का पेपर आपने देखा ही होगा, है ना, टफ आया है। तो कुछ हम लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम एक भरोसा कर सकते हैं अपनी तैयारी पे। हमारी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए, हमें अच्छे से तैयारी करनी है, ताकि कैसे भी पेपर आए हम लोग इजिली उसको कर सकें। समझ में आया बच्चों? तो जो स्पिटरी वेस्ट प्रेजेंट है हीमोलिम्फ में, इट इज प्रेजेंट, स्पिटरी वेस्ट इज प्रेजेंट, ठीक है, किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ पोटाशियम यूरेट। स्पिटरी वेस्ट किसके फॉर्म में प्रेजेंट है? पोटाशियम
यूरेट के फॉर्म में प्रेजेंट है। समझ में आ गया कि नहीं? स्क्रिटरी वेस्ट जो है दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? पोटाशियम यूरेट। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पे ये जो यू कैन से सेल्स है, ग्लैंडुलर और सिलिएटेड सेल्स, ये एब्जॉर्ब करते हैं, ये वेस्ट को क्या करते हैं? ये एब्जॉर्ब करते हैं, है ना? दे एब्जॉर्ब्स द नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? यूरिक एसिड में। क्योंकि भाई कॉकरोच जो है वो यूरिक एसिड स्क्रीटिंग ऑर्गेनिज्म है, यूरिकोटेलिक है ना? तो कन्वर्ट्स इट इन टू यूरिक एसिड, उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ वेस्ट, वेस्ट जो है वो एब्जॉर्ब हुआ एंड वेस्ट जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड में वेस्ट जो है वो कन्वर्ट हो गया। और जो सीलिया है ना बच्चों, ये जो सीलिया है, ये सीलिया मूव करते 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 क्या करता है? यूरिक एसिड को क्या करता है? हाइंड गट में डाल देता है, सो दैट बाद में, है ना, ये रिमूव हो सके बॉडी से। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे ये जो सिलिएटेड इपिथेलियम है, ये बेसिकली सीलिया की मदद से यूरिक एसिड को मालफिजियन ट्यूब्यूल से हाइंड गट में डाल देता है, सो दैट इट कैन बी रिमूव्ड आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द कॉकरोच। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? समझ में आ गया? अब इसके अलावा इनके पास कुछ अदर एसेसरी या हेल्पिंग स्पिटरी ऑर्गन्स भी हैं, जैसे हम लोगों में भी है भाई एसेसरी स्पिटरी ऑर्गन्स है ना? किडनी के अलावा कौन कौन से ऑर्गन्स थे जो हेल्पिंग थे? लिवर था, लंग्स था, स्किन था। तो इनके पास भी अदर एसेसरी स्पिटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो दे हैव अदर एसेसरी स्पिटरी स्ट्रक्चर्स, इनके पास बाकी भी अदर एसेसरी स्पिटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे जैसे देखो कौन कौन से अदर एसेसरी स्पिटरी स्ट्रक्चर इनके पास प्रेजेंट है। एक तो हो गया नेफ्रोसाइट्स, है ना? मैंने बताया था कि बुक में तुम्हारे नेफ्रोसाइट का काम सिर्फ एक्सक्रीशन में है लिखा हुआ। उसके अलावा जो है यूरिकोज ग्लैंड प्रेजेंट होता है, एंड यूरिकोज ग्लैंड इज प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ मेल कॉकरोच। जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगी आपको। तो इट इज प्रेजेंट ओनली इन मेल कॉकरोच, मशरूम शेप्ड होता है। यस और नो? यस। आपको याद रखना है ये सिर्फ मेल कॉकरोच में ही प्रेजेंट है। उसके बाद से बॉडी वॉल भी हेल्प करता है एक्सक्रीशन में, है ना? बॉडी वॉल आल्सो हेल्प्स इन एक्सक्रीशन एंडाइसिस के थ्रू, बट उतना मैं डिटेल में नहीं आपको बता रही हूँ। और एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको यूरेट सेल या फैट बॉडी बोलते हैं, है ना? फैट बॉडी या यूरेट सेल, जो कि थ्रू आउट द लाइफ बेसिकली वेस्ट जो है वो एक्यूमुलेट करके रखता है। अब जो कॉकरोच आपने कभी मारा होगा तो जो व्हाइट व्हाइट कलर का निकलता है दैट इज बेसिकली द यूरेट सेल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं, है ना? तो इस प्रकार से यहाँ पे एक्सक्रीशन जो है कॉकरोच में हो रहा होता है। इज दिस क्लियर? यहाँ पे समझ में आ गया हाउ एक्सक्रीशन एक्चुअली अकर्स। अब चलिए एक बार हम लोग बेसिकली पढ़ लेते हैं किसके बारे में? कॉकरोच के बारे में। ये यूरिक एसिड स्क्रीट कर रहा होता है, इसीलिए हम यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। कॉकरोच जो है वो यूरिक एसिड स्क्रीटिंग है, और जो यूरिक एसिड स्क्रीटिंग ऑर्गेनिज्म होता है उसको यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एंड यूरिक एसिड इज द लीस्ट टॉक्सिक वेस्ट। सबसे ज्यादा टॉक्सिक वेस्ट कौन है? अमोनिया। मैंने अपना स्क्रीशन का यू कैन से लेक्चर अपलोड किया हुआ है पूरा यूट्यूब पे, आप जाकर देख भी सकते हो। यूरिक एसिड इज द लीस्ट टॉक्सिक वेस्ट बिकॉज इट रिक्वायर्स मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। यस और नो? तो चलो इस बार एक बार पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखो बच्चों, ठीक है, अब देखो बाबू पढ़ते हैं। एक्सक्रीशन इज परफॉर्म्ड बाय मालफिजियन ट्यूब्यूल, यानी जो मेन स्पिटरी स्ट्रक्चर है, एक्सक्रीशन के लिए जो मेन स्ट्रक्चर है वो कौन है? मालफिजियन ट्यूब्यूल है। प्लीज रिमेम्बर, जो भी आपके यू कैन से ये कहूँगा, अच्छा मैंने पेंसिल को वो कर दिया है, मुझे लगा हाईलाइट है, सॉरी। कहाँ गया मुझे नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, है ना? एक्सक्रीशन इज परफॉर्म बाय मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इंसेक्ट्स में मालफिजियन ट्यूब्यूल है।
Each tubule is lined by glandular and ciliated cells. जैसा कि मैंने दिखाया अभी बताया आपको. They absorb, ये जो cells हैं वो absorb करते हैं nitrogenous waste products and forms. किस form में nitrogenous waste product present होता है? They are present in the form of potassium urate. ठीक है, potassium urate के form में present होता है and convert them into uric acid which is excreted out through the hind gut. Yes or no? Therefore, this insect is called uricotelic. Is this clear? Uric acid is excreting. In addition, the fat body, nephrocytes, and uricose gland also help in excretion. Any doubt in this? So आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोगों ने बखूबी रेस्पिरेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया है. नेक्स्ट क्लास में मैं नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन पढ़ाऊंगी. छोटी सी क्लास होगी. और लास्ट क्लास में हम लोग थोड़ी बड़ी क्लास होगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे और कॉकरोच कंप्लीट कर लेंगे. यानी 2 लेक्चर और लगेंगे छोटे छोटे, एक थोड़ा छोटा एक थोड़ा उससे बड़ा. उसमें हम लोग कॉकरोच कवर कर लेंगे, है ना. और जो भी मैं लिखवा रही हूँ मेरे साथ साथ लिखो, है ना, मेरे साथ साथ आगे बढ़ो. ठीक है. और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करो, सो दैट मेरी रीच जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स तक पहुंच सके. क्योंकि मेरा यही ड्रीम है कि मेरा नॉलेज बहुत सारे बच्चों तक पहुंच सके और मैं मतलब बहुत सारे बच्चों को एजुकेट करने में सक्षम हो सकूं. समझ में आया? तो अगर आपके कोई दोस्त हैं जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं या 11th में है, बायोलॉजी लिए हुए हैं, तो उनको आप मेरा लेक्चर वीडियो जरूर शेयर करिए. और मेरे चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए. कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आपके फीडबैक से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग. मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय. टेक केयर.